नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो क्वेश्चंस हम करेंगे, पहला हमने क्वेश्चन किया जिसमें हमने काउंटर सीखा और नॉर्मल प्रोसीजर सीखा। अब जो हम फ्लो चार्ट कर रहे हैं, नॉर्मली इस प्रकार के फ्लो चार्ट्स ही आपके पेपर में आते हैं। तो अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चंस हैं जिनको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आते हैं, हमें कोई डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, कोई टैक्स कैलकुलेट करना है, कोई इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। यही मेन प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। तो लिखते हैं क्वेश्चन, उससे हमें समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट लिखेगा, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी ऑन द गुड्स, draw a flow chart to calculate the custom duty on the goods, the custom duty on the goods where duty is levied, where duty is levied on the following basis, where duty is levied on the following basis, and the basis are दो कॉलम बना लेंगे हम, पहला है कैटेगरी और दूसरा है रेट। where duty is levied on the following basis, और वो बेसिस क्या है, अगर कैटेगरी 1 है तो ड्यूटी इज 10%, 2 है तो 15%, 3 है तो 20% एंड 4 है तो 25%। क्लियर? 1 है तो 10, देन 2 है तो 15, 3 है तो 20 एंड 4 है तो 25। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है आपको कि हमें क्या करना है, हमें ड्यूटी कैलकुलेट करनी है। देखिए, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, वो स्टेप्स आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला स्टेप आपको अपने आप से ये पूछना है कि मुझे आउटपुट क्या देना है, मुझे इस क्वेश्चन में आउटपुट क्या बताना है। तो मुझे इस क्वेश्चन में आउटपुट बताना है ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी इन द अमाउंट टर्म्स। तो आउटपुट आपका क्लियर है कि आपको निकालना क्या है, कस्टम ड्यूटी। अब इस कस्टम ड्यूटी को निकालने के लिए आपको इनपुट क्या देना पड़ेगा, अब आप वो नोटिस करेंगे। तो आपको इनपुट क्या देना है, सर कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए एक तो हमें कैटेगरी चाहिएगा कि किस कैटेगरी का गुड है, एंड एक हमें उस गुड्स की वैल्यू चाहिएगी कि वो कितनी वैल्यू के, तभी तो मैं अमाउंट टर्म्स में ड्यूटी निकालेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। तो नंबर 1 स्टेप इज आपको क्या निकालना है, नंबर 1 स्टेप इज आपको आउटपुट बताना है। नंबर 2, इस आउटपुट को निकालने के लिए आपको क्या इनपुट चाहिए, ये आपको दूसरे स्टेप पर निकालना है। जब ये पूरा हो गया तो हम फिर अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट, हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट के बाद आप एक प्रोसेस का बॉक्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने प्रोसेस का बॉक्स बनाया था, वैसे एक प्रोसेस का बॉक्स बनाएंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। हमेशा ये प्रैक्टिस बना लीजिए कि आप एक स्टार्ट का बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद एक प्रोसेस का बॉक्स आप बनाएंगे, उसको आप खाली छोड़ देंगे। फिर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या मुझे कुछ इनपुट चाहिए। तो क्या हमारे वाले क्वेश्चन में हमें कुछ इनपुट चाहिए? हाँ सर, इनपुट चाहिए। क्या चाहिए सर हमें? इनपुट एक तो कैटेगरी चाहिए, उसके लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं सी, और एक वैल्यू ऑफ द गुड्स चाहिए, हम उसके लिए वेरिएबल ले लेते हैं वी। तो हमने एक नीचे इनपुट बॉक्स बनाया, उसमें क्या लिखा, इनपुट सी कॉमा वी। 3 बॉक्स बन चुके हैं आपके, स्टार्ट, उसके बाद एक प्रोसेस का बॉक्स जो खाली है, और उसके बाद इनपुट सी कॉमा वी। यहां तक का पार्ट क्लियर है, राइट। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या मुझे यहां पर कोई काउंटर की आवश्यकता है। काउंटर की आवश्यकता कब पड़ेगी सर? जब हमें कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दी हुई होती है। जैसे इस केस में कोई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमें बताई गई है? नहीं सर, कोई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं बताई, कैटेगरी दी गई है 4 है, पर ट्रांजेक्शन्स कितनी है हमें ये नहीं पता। तो जब भी आपको ट्रांजेक्शन्स नहीं पता तो आप उसको सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए बनाएंगे। अगर आपको सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए बनाना है तो आपको काउंटर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होगी तो आपको काउंटर की आवश्यकता पड़ेगी। ये कैसे पड़ेगी ये हम अगले क्वेश्चन में समझेंगे। फिलहाल हम इसको सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमें कोई काउंटर की आवश्यकता नहीं है। तो 4 बॉक्सेस के स्टेप्स मैंने आपके फिक्स कर दिए, ये आपके यूनिफॉर्मली सब जगह यूज होंगे। सबसे पहले आप एक स्टार्ट का बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद एक प्रोसेस का बॉक्स बनाएंगे, उसको आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे क्या इनपुट चाहिए, हाँ जी इनपुट चाहिए, तो आप उस इनपुट को लिखेंगे। फिर आप उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे क्या मुझे काउंटर चाहिए, हाँ जी चाहिए तो लगाएंगे, नहीं चाहिए तो नहीं लगाएंगे। ये 4 बॉक्सेस आपके तैयार हैं, 4 या 3 बॉक्सेस आपके यहाँ बनने वाले हैं। इसके बाद आप अपना प्रोसेस चालू करेंगे। अब आपका प्रोसेस क्या है, अब आपको करना क्या है? आपके पास कैटेगरी आ गई है, आपके पास वैल्यू आ गई है, आपको करना क्या है? सर हमें कैटेगरी के बेस के ऊपर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, या तो 10 से या 15 से या 20 से या 25 से। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब सी नामक वेरिएबल में आपके पास में क्या क्या आ सकता है? सर सी नामक वेरिएबल में मेरे पास में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। और 1 आने पे मेरी कैलकुलेशन अलग है,
2 पे मेरी कैलकुलेशन अलग है, 3 पे मेरी कैलकुलेशन अलग है और 4 पे मेरी कैलकुलेशन अलग है। इसका मतलब बेटा जब इनपुट C, B से आप नीचे देख रहे हैं ये एरो निकला हुआ है, यहां पर आपके पास में एक से ज्यादा रास्ते हैं। क्लियर हुआ? यहां खाली एक रास्ता नहीं है, यहां पर एक से ज्यादा रास्ते हैं और एक से ज्यादा अगर रास्ते हैं तो आप जानते हैं आपको कौन सा बॉक्स बनाना है सर, डिसीजन बॉक्स बनाना है। बिल्कुल सही बात है। तो आप इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, डिसीजन बॉक्स बनाया आपने, क्या लिखा सर, इज C इक्वल्स टू 1, इज C इक्वल्स टू 1, यस या नो। अगर C 1 है तो आप इधर आ गए राइट हैंड साइड में, यस, और नहीं है तो आप नीचे आए, नो। अभी यस पे हम बाद में आते हैं, हम नीचे आते हैं नो पे। अगर ये नो है, अगर C 1 है तो आप राइट साइड में आ गए, अगर C 1 नहीं है तो आप नीचे आए। अब यहां पर जब फ्लो आपका आएगा तो जब ये फ्लो है, इस फ्लो में क्या क्या हो सकता है सर, इसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो मींस अब हम नीचे अगेन यहां से एक से ज्यादा रास्ते हैं, हम यहां नीचे फिर से एक डिसीजन बॉक्स बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे, इज C इक्वल्स टू 2। क्या लिखेंगे, इज C इक्वल्स टू 2। अगेन यस या नो। अगर यस में निकल गए तो C क्या है बेटा, 2 पे। लेकिन अगर नो पे आए तो C क्या हो सकता है सर, C फिर 3 या 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगेन 2 रास्ते निकल रहे हैं। फिर आपने यहां क्या बनाया, एक डिसीजन बॉक्स बनाया, उसमें क्या लिखा, इज C इक्वल्स टू 3। क्या लिखा हमने, इज C इक्वल्स टू 3। अगेन आंसर यस या नो। अगर यस आया तो C क्या है, 3 है, और अगर नो आया तो C क्या है सर, नो आया तो C 4 ही है। तो इसके बाद हमें डिसीजन बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मीन्स आपने ध्यान से देखा कि आपके कितने फ्लो निकल रहे थे, 4 कैटेगरी थी आपके पास। इन 4 कैटेगरी बनाने के लिए आपने कितने डिसीजन बॉक्स बनाए हैं, 3। ध्यान से देखेगा, आपने कितने डिसीजन बॉक्स बनाए हैं यहां पर, 3। आपने C इक्वल्स टू 1 चेक किया, अगर 1 है तो फ्लो अलग चला गया, 1 नहीं है तो क्या हो सकता है सर, 2, 3, 4 हो सकता है। सेकंड बॉक्स में आपने चेक किया C इक्वल्स टू 2, अगर 2 है तो आप फ्लो अलग ले गए, और 2 नहीं है तो क्या हो गया आपका, 3 हो गया। आपने कहा C इक्वल्स टू 3, अगर 3 नहीं है तो वो क्या है सर, वो 4 है। एक थ्रेड हो, इस थ्रेड के मुझे 10 टुकड़े करने हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं 10 टुकड़े करने के लिए मुझे उसे 10 बार नहीं काटना पड़ेगा, मुझे उसे 9 बार काटना पड़ेगा, 10 टुकड़े अपने आप हो जाएंगे। ऐसे ही अगर 4 कैटेगरी बनानी है तो कितने डिसीजन बॉक्स बनाने हैं, 3। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 4 कैटेगरी है तो यहां पर कितने डिसीजन बॉक्स बनने वाले हैं, 3। अगर 10 है तो कितने बनने वाले हैं, 9। और अगर 100 है तो कितने बनने वाले हैं, 99 पक्का। और खुशी की बात यह है कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। तो इसमें खुशी क्या है बेटा, खुशी ये कि अगर इसका कोई ऑल्टरनेटिव होता तो भाई साहब मैं आपको वो भी कराता, फिर उसको भी पढ़ना पड़ता। आपको यहाँ पर सिर्फ यही तरीका पढ़ना है। तो आपके लिए पूरी तरीके से क्लियर है कि आपके पास में जितनी कैटेगरीज होंगी उससे एक कम डिसीजन बॉक्स आप यहाँ पर बनाने वाले। तो सर अगर 100 हुआ तो क्या होगा, तो बेटा अगर 100 हुआ तो 99 बॉक्सेस बनाएंगे। और अगेन एक और ख़ास बात है, अगर 100 हुआ तो आप समझ सकते हैं कि पहले ऐसा 100 वाला क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, और अगर आया तो उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो बी क्लियर कि आपके पास में इसी प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं जहाँ पर 3 या 4 कैटेगरीज आपके पास होंगी। तो क्लियर हो गया आपके पास में, राइट। अब अगर C1 है तो क्या करना है सर, अब राइट से में आते हैं, यस में आते हैं। अगर C1 है तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है से डी में क्या लिखते हैं, हम ले लेते हैं ड्यूटी। तो डी एक वेरिएबल लेते हैं, डी इक्वल्स टू वी, वी में क्या है हमारे पास, वैल्यू इंटू 0.10। देखिए ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, डी इक्वल्स टू वी इंटू 0.10। मैंने क्या किया, वैल्यू को 10.10 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास में डी में क्या आ जाएगा, 10% द वैल्यू, जो कि मेरी पहले वाले केस में क्या बनती है, ड्यूटी बनती है। अगर 2 है तो क्या लिखना है, कहते हैं डी इक्वल्स टू वी इंटू 0.15, 15%। अगर 3 है तो कितना है सर, 20%। क्या लिख सकते हैं आप जानते हैं, क्या लिखेंगे सर, d इक्वल्स टू वी इंटू 0.20। एंड फोर्थ, अगर कैटेगरी 4 है तो हम क्या लिखेंगे, d इक्वल्स टू वी इंटू 0.25। यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया। अब या तो कैटेगरी 1 के रास्ते से आप नीचे उतर के आएंगे, या 2 पे आ जाएंगे, 3 पे जाएंगे, या 4 पे जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन चारों के लिए आपको प्रिंटिंग करनी है। तो इसके नीचे लिखेंगे हम क्या, प्रिंट d, और उसके नीचे क्या लिखेंगे, स्टॉप। प्रिंट d एंड स्टॉप, यहां तक लिख लिया। अब मुझे बताना है ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इनके फ्लो आपके कहां जाने वाले हैं, इनके फ्लो आपके कहां जाने वाले हैं। क्या d इक्वल्स टू v इंटू 0.25 पे,
या स्टॉप पे या प्रिंट डी के ऊपर? सर प्रिंट डी के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम हर एक केस में प्रिंटिंग करनी है। तो ये आपने क्या करना है, सारे फ्लो इकट्ठा करके आप कहाँ ला रहे हैं, प्रिंट डी के ऊपर लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये आपके स्टेप्स हैं। आपने देखा क्या किया, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, फिर एक खाली प्रोसेस बॉक्स बनाया, इनपुट सी कॉमा बी किया, फिर आपने 4 कैटेगरी में एक तरह से फिल्टर लगा के आपने इन 4 फ्लो को अलग अलग कैटेगरी में फिल्टर कर लिया और फिल्टर करके अलग अलग कैलकुलेशन कर ली और आखिरी में आपने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया एंड देन स्टॉप कर दिया। बट सर ऊपर जो आपने एक बॉक्स बनाया था उसको तो खाली रह गया सर, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमारे को। हाँ बेटा, इन द प्रेजेंट केस उसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं था जो हमने राइट हैंड साइड में पहले यूज किया हो। हमने एक वेरिएबल यूज किया था डी, हम उसको यहां पर 0 लिख सकते हैं। तो हमने यहां क्या लिख दिया, डी इक्वल्स टू 0। क्या डी इक्वल्स टू 0 लिखना यहां पे जरूरी था? नहीं सर, जरूरी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आप डी देख रहे हैं हर जगह हमने पहले कहां यूज किया है, लेफ्ट हैंड साइड में यूज किया है। तो हमें डी इक्वल्स टू 0 लिखने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन सिंस ये बॉक्स हमारा खाली था तो इसको हमने भर दिया। ये खाली ना रहे इसलिए हमने डी इक्वल्स टू 0 लिखा है, अन्यथा हमें इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? राइट। आपको किसी भी फ्लो चार्ट में ऐसे कोई एक आधा वेरिएबल मिल जाएगा, अगर आपने खाली छोड़ रखा है तो आप उस बॉक्स को भर सकते हैं। बेटा अगर आपने ये बॉक्स नहीं बनाया होता और मान लीजिए आपको बाद में जरूरत पड़ती तो ये बॉक्स बीच में डालना आपके लिए मुश्किल हो जाता। तो ये ध्यान रखेंगे, इसलिए हम हमेशा एक प्रोसेस का बॉक्स शुरू में ही बना के चलते हैं। अब एक बार जो ट्रेस कर लेते हैं, अगर हम वैल्यू कैटेगरी एंटर करते हैं 1 और वैल्यू एंटर करते हैं 10,000 तो क्या आउटपुट आना चाहिए? स्टार्ट करेंगे, डी की वैल्यू क्या है आपके पास 0, इनपुट सी किया, सी में हमने क्या एंटर किया 1, वी में क्या एंटर किया 10,000। बिल्कुल सही है। अब आप नीचे आए, आपने डिसीजन बॉक्स में क्वेश्चन पूछा, इज 1 इक्वल्स टू 1? क्या 1 1 के बराबर होता है? कहते हैं हाँ जी होता है। आप गए राइट हैंड साइड में, आपने कहा डी इक्वल्स टू वी इंटू 0.10। वी में क्या है बेटा, बी में 10,000, इसको 0.10 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 1000। कहां जाके स्टोर हो जाएगा, डी में। डी में क्या आ गया आपके 1000। अब आप नीचे आएंगे, यही फ्लो आपका देखिए कहां जा रहा है, ये देखिए बिल्कुल चलता 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 कहां चल गया सर, प्रिंट पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया सर, प्रिंट पे पहुंच गया। आप प्रिंट पे आ गए। अब आपने कहना प्रिंट डी, डी के क्या वैल्यू है सर इस वक्त 1000। आपने 1000 प्रिंट किया एंड देन स्टॉप। सर यही अगर कैटेगरी 3 होती तो क्या होता है, ट्रेस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हमारा फ्लो चार्ट सही चल रहा है। स्टार्ट डी इक्वल्स 0, इनपुट सी कॉमा वी, सी में क्या एंटर किया आपने 3, वी में क्या एंटर किया 10,000। अब देखते हैं हमारा फ्लो चार्ट कैसे चलेगा। आपने क्वेश्चन पुट किया, इज सी इक्वल्स टू 1? सी में क्या है बेटा 3। इज 3 इक्वल्स टू 1? कहते हैं नो। इज 3 इक्वल्स टू 2? कहते हैं नो। इज 3 इक्वल्स टू 3? यस। आप राइट साइड में चले गए, आपने कहा डी इक्वल्स टू वी इंटू 0.20। वी में क्या है 10,000, इसको 0.20 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बेटा 2000। कहां जाके स्टोर हो गया, डी में। डी में अब क्या आ गया आपके 2000। आप ये देखेंगे फ्लो कहां आया, नीचे प्रिंट डी के ऊपर आपने 2000 प्रिंट किया एंड देन स्टॉप। ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। अब 4 के लिए कैसे काम करेगा बेटा, सही मायने में देखा जाए तो 1 2 3 को चेक कर रहा है और जो 1 2 3 नहीं है उसे क्या मान रहा है 4 मान रहा है। तो अगर आप यहाँ 5 भी डाल देंगे तो भी आपका फ्लो चार्ट कैसे प्रोसेस करेगा, 4 पे प्रोसेस करेगा। देख लेते हैं। इनपुट सी कॉमा वी, सी में मान लीजिए आपने 4 एंटर किया, वी में आपने एंटर किया 10,000। तो उसने पूछा इस 4 इक्वल्स टू 1? कहते हैं नो। इस 4 इक्वल्स टू 2? कहते हैं नो। इस 4 इक्वल्स टू 3? कहते हैं नो। तो आप कहां गए, नीचे गए। उसने कहा डी इक्वल्स टू वी इंटू 0.25। वी में क्या है 10,000, इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2500, 2500 प्रिंट करेगा 2500 एंड देन स्टॉप। बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन आपने यहां गलती से 5 डाल दिया तो क्या होगा, इनपुट सी कॉमा वी, आपने क्या एंटर किया 5 कॉमा वी 10,000। अब देखिएगा, आपने क्वेश्चन पूछा इस 5 इक्वल्स टू 1? आंसर आया नो। इस 5 इक्वल्स टू 2? आंसर आया नो। इस 5 इक्वल्स टू 3? आंसर आया नो। फिर ये नीचे आ गया, उसने क्या कैलकुलेट किया 10,000 इंटू 0.25, अगेन 2500 कैलकुलेट किया और प्रिंट कर दिया। देखा जाए तो ये गलत है। यस, यहाँ पे हम एक बॉक्स और बना सकते थे, हम चेक कर सकते थे इस सी इक्वल्स टू 4। अगर यस तो कैलकुलेशन करे, अगर नो तो लिखे प्रिंट रॉन्ग वैल्यू और वापस आपको ऊपर ले जाए। बट बेटा सीए के पेपर में आपको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा ही फ्लो चार्ट बनाएंगे। हमारे इंस्टीट्यूट से जो आंसर आते हैं वो भी इसी प्रकार के आते हैं। तो आप इसी प्रकार से फ्लो चार्ट बनाइए, क्योंकि आप अच्छा फ्लो चार्ट बनाएंगे उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर उसमें आपसे कोई गलती हो गई तो उसके मार्क्स कट जरूर जाएंगे।
तो इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि आप उस फोर्थ बॉक्स पे जाने की कोशिश ना करें। आप अपने एक थंब रूल बना लें कि जितनी कैटेगरीज है उससे एक कम बॉक्स आप बनाएंगे। यहां तक का पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ये फ्लो चार्ट आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं एक चेंज कर रहा हूं। आपको याद है आपने ये जो फ्लो है ये कहां लगा रखा है, प्रिंट डी के ऊपर। मैं इसको चेंज करके लेके जा रहा हूं डी इक्वल्स टू वी इंटू 0.25 के ऊपर, इस फ्लो लाइन से ऊपर। मतलब अब ऊपर से जो फ्लो उतर के आ रहे हैं वो कहां कनेक्ट हो रहे हैं, डी इक्वल्स टू वी इंटू 0.25 के ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं। क्या ये फ्लो चार्ट सही है? नहीं सर, ये तो गलत हो गया, ये तो प्रिंट डी पे जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, गलत हो गया। बट मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा एज इट इज फ्लो चार्ट पे। मतलब आपने एक फ्लो चार्ट पहले बना लिया, जो असली फ्लो चार्ट था वो प्रिंट डी के ऊपर ही फ्लो आ रहा था, बट हमने कुछ चेंज कर दिया और अब चेंज करके हमने फ्लो कहां ले लिया है, ये ऊपर फ्लो ले लिया है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आपको उसका आंसर देना है। मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फ्लो चार्ट। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये अच्छा है बुरा है, जैसा भी है ऐसा ही फ्लो चार्ट है हमारा। आपने ये नहीं बताना है कि ये गलत है या सही है या क्या होना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जैसा फ्लो चार्ट है ये ऐसा ही अगर आपकी स्क्रीन पर है, और आप अगर कैटेगरी में 1 एंटर करते हैं और वैल्यू में 10,000 एंटर करते हैं, तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फ्लो चार्ट। मेरा क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। आपको ये फ्लो चार्ट दे रखा है, इस फ्लो चार्ट में आप खास बात नोटिस कर रहे हैं, जो फ्लो है जो ऊपर से D1 2 3 से जो फ्लो आ रहा है वो D इक्वल्स टू V इंटू 0.25 के ऊपर आ रहा है, फ्लो यहां आया हुआ है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर कैटेगरी में मैंने 1 एंटर किया, वैल्यू में मैंने 10,000 एंटर किया, तो इस फ्लो चार्ट का आउटपुट मतलब प्रिंट आउट क्या आएगा। प्रैक्टिस करिए, करके देखिएगा। वीडियो को यहां पॉज कर देंगे, अपने आप ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, उसके बाद आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। पक्की बात, पहले आपने लिखना है बेटा, बी प्रिपेयर्ड, तभी आपको पता चलेगा कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं आप। राइट, लिख लिया होगा बेटा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आपके पास सबसे अच्छा टूल है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टूल दे चुका हूं, दैट इज ट्रेसिंग। आप उस ट्रेसिंग को करेंगे। तो अपने आप को कंप्यूटर समझें, दिमाग का इस्तेमाल ना करें और आप ट्रेस करें। सब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट डी को 0, डी की वैल्यू 0, इनपुट सी, क्या एंटर हुआ सर, सी में 1 और वी में 10,000। आगे आते हैं। इज 1 इक्वल्स टू 1? यस सर, 1 इक्वल्स टू 1। आप आगे राइट साइड में आपने कहा डी इक्वल्स टू वी इंटू 0.10, वी में क्या है बेटा 10,000, इसको 0.10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1,000, डी में क्या आ जाएगा 1,000। बिल्कुल सही है। आप ये फ्लो लेके आए नीचे, पर ये फ्लो कहां चला गया है आपका, डी इक्वल्स टू वी इंटू 0.25। अब दिमाग नहीं लगाना, स्टेप बाय स्टेप। अब ये बॉक्स एग्जीक्यूट होगा। हाँ सर एग्जीक्यूट होगा। क्या लिखा है इसमें, इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में इसमें लिखा है सर v इंटू 0.25। वी में क्या है सर 10,000, 10,000 को 0.25 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा सर 2,500। कहाँ जाके स्टोर होगा सर, डी में। डी में जो पहले से 1000 उसका क्या होगा सर, वो उड़ जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा 2,500। प्रिंट क्या होगा सर 2,500 एंड देन स्टॉप। समझ में आया क्या हो रहा है? यहां पर इंस्टेड ऑफ 1000 क्या प्रिंट हो गया आपका 2,500। क्यों प्रिंट हो गया? क्योंकि फ्लो आपने कहां लगा रखा है, गलत जगह लगा रखा है। तो अगर आपने फ्लो गलत जगह लगा रखा होगा तो ट्रेसिंग से आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने कुछ गलती कर रखी है और आप इसका सुधार कार्य कर सकते हैं। इसका एक और फायदा है बेटा, हमारे यहाँ इंडिया में मई 2009 में, सबसे पहले मई 2009 में जनरल इलेक्शंस हुए, और जब जनरल इलेक्शंस हुए मई में, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट के जो एग्ज़ाम्स थे सीए के, उनसे क्लैश कर गए। जब उनसे क्लैश कर गए तो हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि मई के पेपर को पोस्टपोन कर दिया और वो जून 2009 में हमारा पेपर कंडक्ट हुआ। जब जून 2009 में हमारा पेपर कंडक्ट हुआ तो हमारा इंस्टीट्यूट जरा बराबरी पे हिसाब रखता है, बराबरी बनाना चाहता है, तो उसने कहा कि भाई अब की बार जो स्टूडेंट्स पेपर में बैठ रहे हैं ना यार, उनको तो 1 महीना फालतू मिल गया पढ़ाई करने के लिए, तो उनको 1 महीना फालतू मिल गया, तो इनकी तैयारी तो बहुत अच्छे से हो गई होगी। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी नए नए प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते थे वो उन्होंने उस अटेम्प्ट में पूछे। तो जून 2009 में पहली बार फ्लो चार्ट जो आया वो क्या आया, उन्होंने वहां पे आंसर बना के दे दिया। मतलब जो फ्लो चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ऐसा फ्लो चार्ट बना के दे दिया और कहा भाई साहब इसका क्वेश्चन बनाओ। अभी तक क्या आता था,
क्वेश्चन आता था, कहते थे फ्लो चार्ट बनाओ, पहली बार फ्लो चार्ट बना के दिया और कहा क्या क्वेश्चन बनाओ, सारे स्टूडेंट घबरा गए। क्यों? उनके लिए पहले उनको तो लगा आंसर छपके आ गया जी, बट फैक्चुअली हमें आंसर वहां क्या था, क्वेश्चन था। अब जैसे स्टूडेंट्स घबरा गए, उसमें उन्होंने गलतियां कर दी, तो इंस्टीट्यूट को तो मजे आने लगे। उन्होंने कहा भाई सर ये तरीका बहुत अच्छा है। अब क्या हुआ, नवंबर 2009 में पेपर हुआ। नवंबर 2009 में भाई लोगों ने क्या किया, एक फ्लो चार्ट बना के दे दिया और आपसे कहा भाई साहब इसका आउटपुट बताओ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, हम करेंगे आगे, 10 मार्क्स और फ्री के मार्क्स थे, लेकिन सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए थे जिसने इस फ्लो चार्ट को समझ रखा है, जिसने इस ट्रेसिंग वाले टूल को समझ रखा है। अगर आप ट्रेसिंग वाले टूल का इस्तेमाल करेंगे तो इतनी अच्छी स्कीम है भाई साहब, बिना दिमाग लगाए भी आपके मार्क्स आ सकते हैं। जैसे अभी आपने ये आउटपुट किया, मान लीजिए मैं यही फ्लो चार्ट आपको दे देता, इसी प्रकार का आपको फ्लो चार्ट बना के दे देता और आपसे पूछता कि क्या आउटपुट आएगा, तो लोग दिमाग लगा कहते हैं नहीं नहीं सर 1000 आना चाहिए, बट एक्चुअली आपके फ्लो चार्ट में क्या आंसर आएगा, आप चाहे कैटेगरी 1 डाल दो, चाहे 2 डाल दो, चाहे 3 डाल दो, अगर वैल्यू 10,000 है तो ये वाला फ्लो चार्ट हमेशा 2500 का ही आउटपुट देगा। गलत देगा वो एक सेपरेट मैटर है। आपको यहाँ पे गलत सही नहीं बताना, आपको यहाँ सिर्फ इतना बताना है कि व्हाट विल बी दी आउटपुट। और ऐसी बेटा आपके पास पेपर्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहां पे आपको फ्लो चार्ट बना के दिया जा रहा है और आपको आउटपुट निकालना है। अगेन मैं आपको कह दूं, अगर सिर्फ आउटपुट निकालने वाले क्वेश्चन आता है तो इससे अच्छी लॉटरी आपकी नहीं खुल सकती। आपने सिर्फ ट्रेस करके उसको कैलकुलेट करके वहां पर लिखना है। हम क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे, बट इस प्रकार का क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए था। अब इस फ्लो चार्ट को हम सही कर देते हैं। ये जो फ्लो हमने d = v × 0.25 के ऊपर लगा रखा है, उसकी जगह वो नीचे लगेगा। कहां पर? प्रिंट d के ऊपर और d = v × 0.25 के नीचे। ये हमारा सही फ्लो चार्ट है। हम अपने डिस्कशन पे वहीं आ जाते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच।